अग्निपथ स्कीम के अनाउंसमेंट के बाद में देश के कुछ हिस्सों में आग लगी हुई है और लगातार हम देख रहे हैं सरकार की तरफ से और तीनों सेनाओं की तरफ से कोशिश की जा रही है उन युवाओं को समझाने की, उन्हें बताने की कि अग्निपथ स्कीम न केवल उनके लिए बल्कि देश के लिए और तीनों सेनाओं के लिए भी एक काफ़ी बेहतर स्कीम है। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए इस सीरीज में हमारे साथ में आज जुड़े हैं भारतीय वायुसेना के चीफ एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी, जो कि न केवल इंडियन एयरफोर्स चीफ हैं बल्कि वो चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी हैं, जिसे चेयरमैन सीओएसी कहते हैं। यानी कि तीनों सेनाएं हैं जो उनके प्रमुखों में से सबसे सीनियर। एयर चीफ TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंटरव्यू की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा उस प्रश्न से कि लगातार कोशिश की जा रही है युवाओं को समझाने की, लेकिन आप उन युवाओं को जो रास्ते पर हैं, जो रेलगाड़ी चला रहे हैं, टायर जला रहे हैं, इस स्कीम के अनाउंसमेंट के बाद में उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो कम हो गई है या ख़त्म हो गई है, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा पहला मैसेज युवाओं के लिए होगा कि हिंसा का रास्ता छोड़ दें। अगर उनके मन में कोई डाउट है, कोई उनके मन में कोई शंका है कि इस स्कीम के तहत उनका भविष्य क्या रहेगा, तो मेरा उनसे ये कहना है कि आप नज़दीक वाले एयरफोर्स स्टेशन, मिलिट्री स्टेशन, नेवी स्टेशन में जाएं, वहाँ से अधिक जानकारी प्राप्त करें। और जो हमने प्रेस रिलीज़ के द्वारा हमने इस स्कीम के बारे में जो फ़ायदे बताए गए हैं उसको गौर से पढ़ें और गौर से समझें। इस स्कीम में काफ़ी फ़ायदे हैं, तो उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस स्कीम से उनको क्या क्या लाभ मिल सकता है। सर, अगर हम लाभ की बात करें तो हम लगातार देख रहे हैं कि 4 साल के बाद में क्या होगा। उनके मन में भी यही आक्रोश है कि परमानेंट जॉब नहीं होगी, 4 साल के बाद हम क्या करेंगे। वो अनिश्चितता, अनसर्टिनिटी वाली जो चीज़ है उन युवाओं में, उसको लेकर अगर आप उन्हें कुछ बता सकें। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और काफ़ी कुछ सरकार की तरफ से प्रेस रिलीजेज़ में, मीडिया में और बाकी माध्यमों के ज़रिए भी उन्होंने कोशिश की है सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँचाने की। लेकिन क्या खास बातें हैं जो आपको लग रहा है जो उनकी अनिश्चितताओं को 4 साल बाद वाली वो दूर कर सके? पहली बात ये हमने समझना चाहिए कि जो 4 साल के बाद अग्निवीर बाहर जाएंगे, उनकी उम्र लगभग 22-23 साल की होगी। उस समय उनको एक तो हायर एजुकेशन के बहुत सारे चांसेस हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत से उनको इस 4 साल की सेवा में क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे और सेवानिधि पैकेज है जो कि लगभग 12 लाख के आसपास है। तो इस क्रेडिट पॉइंट्स और सेवानिधि पैकेज दोनों को लेते हुए आगे हायर यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, हायर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो उम्र उनके साथ में है। दूसरी बात है जो फॉर अ जॉब, आपने सुना होगा कल ही होम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 10% रिजर्वेशन इन पैरामिलिट्री फोर्सेस। काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने अनाउंस किया है कि उनके स्टेट पुलिस फोर्सेस में प्राथमिकता दी जाएगी। और तीसरी बात है कि इस सेवानिधि पैकेज को लेते हुए इस युवा को चांस है अपना एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, अपनी एक वेंचर स्टार्ट करने के लिए। और जो 25% जो री एनरोल हो जाते हैं उनको तो फौज में पेंशनेबल जॉब मिलेगा ही। वो तो मेन स्ट्रीम मिलिट्री में कंटिन्यू करेंगी जी। सो एक ओवरऑल काफ़ी अच्छा पैकेज है, चाहे आप एजुकेशन, ट्रेनिंग या फिर फाइनेंसिस पॉइंट ऑफ व्यू देखें। इससे पहले सर कि मैं वो जो एक लगातार डिबेट चल रही है कि किस तरह से लगातार हम ये देखें कि एक जो युवा मिलिट्री होनी चाहिए उसके मुकाबले अगर हम रिक्रूटमेंट एज एन अपॉर्चुनिटी हम मिलिट्री को देखते हैं कि क्योंकि सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से भी है एक मिलिट्री, उसमें कोई शक नहीं है एटलीस्ट भारत में। सो ये एक डिबेट लगातार चलती रही है कि मिलिट्री को एम्प्लॉयमेंट, रिक्रूटमेंट सोर्स के तौर पे देखें युवा, देश, समाज, और साथ ही आपको बेस्ट सेना भी चाहिए, युवा होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होनी चाहिए। तो ये दोनों तो कॉन्ट्रास्ट चीज़ें हैं। इस पे आपके थॉट्स? तो हमारी तो प्राथमिकता इसी बात पे होगी कि देश की सशस्त्र सेवाओं के लिए किस तरह के युवा चाहिए। हमें चाहिए इस तरह के युवा जिसमें जोश हो, जज्बा हो, तकनीकी नॉलेज हो। और ओवरऑल धीरे धीरे इस स्कीम को लेते हुए एज प्रोफाइल जो है वो घटती जाएगी। कारगिल रिव्यू कमेटी के बाद ये निर्णय लिया गया है कि तीनों सेनाओं का एज प्रोफाइल कम किया जाए। पर जो
जिस तरह की हमारी इस अभी तक रिक्रूटमेंट पॉलिसियाँ चल रही थी, उससे ये एज प्रोफाइल कम नहीं हो रहा था। अब अग्निपथ के दौरान धीरे धीरे 3, 4, 5 साल में जो एवरेज एज है सोल्जर की, एयरमैन की, जो 30 साल की है, वो धीरे धीरे घटते हुए 26 साल तक पहुंच जाएंगे। इसी पर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ सर कि मैंने कल देखा आर्मी से भी कुछ नंबर्स आए हैं कि, और मैंने कल जब नेवी चीफ से भी बात की तो कुछ सालों में उन्होंने एक रफ नंबर दिया। दोनों सेनाओं का अलग अलग नंबर है। क्या आप एक अप्रॉक्सीमेट हमें एक नंबर दे सकते हैं कि इतने सालों में एयरफोर्स में आप लगभग कितने अग्निवीर होते हुए देख रहे हैं, एक अप्रॉक्सीमेट नंबर? अप्रॉक्सीमेट जो नंबर है, जिस तरह से हमारा इंडक्शन अभी इस साल से शुरू होगा, अगर इसी नंबर से हम लेते जाएंगे तो 5 या 6 साल में लगभग 20% भारतीय वायुसेना में की टोटल स्ट्रेंथ अग्निवीर्स होंगे, और अगले 10 साल में ये आंकड़ा 30% पहुंच जाएगा। 30% ऑफ द सर्विस विल बी अग्निवीर्स और एक्स अग्निवीर्स। ओके, तो फिर वो क्या मतलब 10 साल वाला ही एस्टिमेट है, 30% के ऊपर नहीं लेके जाएंगे, या फिर वो जैसे जैसे साल और बढ़ेंगे और भी नंबर बढ़ सकता है? जैसे जैसे स्कीम लागू रहेगी, जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तब हम इसमें फिर एडजस्ट कर सकते हैं इस फिगर्स को। ओके, तो ऑन दैट नोट, कब एयरफोर्स अग्निवीर और अग्निपथ प्रोग्राम की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हम कब शुरुआत होते हुए देखते हैं? मैंने कल अनाउंस किया था कि अगले हफ्ते दैट 24 तारीख को हमारा रिक्रूटमेंट के लिए वेबसाइट खुल जाएगा। 10 या 15 दिन के लिए वेबसाइट खुलेगा। एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 10 डेज, और उसके बाद जो एग्जामिनेशंस, हमारे ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं एयरफोर्स के लिए, वो जुलाई में शुरू हो जाएंगे। जुलाई में शुरू होंगे, तो इसका मतलब है कि अगले साल ही हमें पहला अग्निवीर देखने मिलेगा? इसी साल हम भर्ती करेंगे। पहला अग्निवीर ट्रेनिंग सेंटर इसी साल में दिसंबर में पहुंचेगा, और अगले साल मई जून तक पहला अग्निवीर ट्रेनिंग से बाहर निकलेगा। ओके, सो ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू पहला अग्निवीर एयरफोर्स में जल्दी देखने मिलेगा, और इंडक्शन फॉर्मल ट्रेनिंग के बाद में वो कार्यरत हो पाएंगे। लगभग तीनों सर्विसेज का यही प्लान है कि इस साल दिसंबर में पहले बैच को भर्ती किया जाएगा, और ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है तीनों सर्विसेज में थोड़ा सा अंतर है, तो उसके तहत से हमारी उम्मीद है कि एयरफोर्स में जो अग्निवीर आएंगे अगले साल मई या जून तक वो ट्रेनिंग ख़त्म करके हमारे यूनिट्स में आएंगे। कमिंग टू दी लास्ट पॉइंट सर, कि ये जो हमने अग्निपथ वाली स्कीम को लेकर लगातार पिछले कुछ दिनों से देखा है, उसमें एक बड़ा क्वेश्चन ये भी उठता है कि अग्निवीर एक्चुअली डिप्लॉय क्या होंगे? क्या वो 6 महीने ट्रेनिंग वाले होंगे तो उन्हें कोई पीस स्टेशन, या फिर वो भी लेह लद्दाख और DBO वहाँ पर भी डिप्लॉय होंगे, ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट, उन सब चीज़ों को लेकर? ये अग्निवीर हर तरह की ड्यूटी निभाएंगे, हर पोस्टिंग जो पॉसिबल है उनको दी जाएगी। यही कोशिश होगी कि 4 साल के दौरान उनको 2 अलग अलग किस्म के टेन्योर दिए जाएंगे, ताकि उनका जो हम कहते हैं रैशनल असेसमेंट हो जाए। इस 4 साल के दौरान हम उनको क्लियरली असेस करें कि ये किस जॉब के काबिल है, इसकी एप्टीट्यूड किसके लिए है, व्हाट इज़ ही केपेबल ऑफ लर्निंग इन फ्यूचर। तो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो पहले दिन से आरंभ होगा, कि ये नहीं है कि तीसरे साल के बाद हम सेलेक्ट करेंगे। पहले दिन से हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, हम नोट करेंगे कि इसकी क्या स्पेशलिटी है, ये एप्टीट्यूड क्या है, और उसके बेसिस पे हम उसका सिलेक्शन। और वो अग्निवीर से जब वो लगभग 25% आप एब्जॉर्ब करेंगे, री एनरोल करेंगे। ओके, तो उसके बाद में जब आपने अलग अलग पैकेजेस फॉर एजुकेशन और CAPF वाली जो चीज़ें बताई, ऐसा देख के लगता है सर कि गवर्नमेंट और तीनों सेनाएं काफ़ी फ्लेक्सिबल है मॉडिफिकेशंस और फीडबैक को लेकर। थोड़े दिन कल परसों ही हमने देखा था कि 22 में 23 इयर्स एज कर दी गई, 2 साल का रिलैक्सेशन। अभी हमने देखा वो CAPF वाला अनाउंसमेंट भी आ गया। डज दिस मीन कि जब ज़रूरत पड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन विद इन आपके सर्विसेज से, यूनिट से भी फीडबैक आएंगे या फिर बाहर से लोगों से आएंगे, ये स्कीम फ्लेक्सिबल है लोगों के ओपिनियंस को, विशेष तौर पर युवाओं को अकोमोडेट करने के लिए? ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो स्कीम है, इसका एक्सपीरियंस जैसे जैसे हमें आएगा अगले 2, 3, 4 सालों में, उस एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए अगर हमें फ़ौज में लगा कि इसमें कुछ बदलाव लाना चाहिए, कुछ सुधार लाना चाहिए, तो ज़रूर इस पे विचार विमर्श होगा, और ये हम टेकअप करेंगे
थोड़े से बदलाव। लास्ट क्वेश्चन, अभी मुझे पता है कि आप को रक्षा मंत्री के साथ में मीटिंग भी है और लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी सरकार की तरफ से आउटरीच है लोगों के लिए, तीनों सेनाओं की तरफ से भी, क्या हम ये माने कि मॉडिफिकेशंस पूरी तरह से ओपन है? आपने भी कहा, कल मैंने नेवी चीफ से भी देखा था और अनाउंसमेंट से भी ये समझ में आ रहा है, बट रोल बैक इज़ नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि आप कुछ ही दिनों बाद आप शुरू करने जा रहे हैं अग्निपथ प्रोग्राम। ये स्कीम अभी लॉन्च हो चुकी है। इस वी विल नाउ वेट फॉर द रिस्पॉन्स। इसका इंडक्शन शुरू हो जाएगा और जैसे आपने कहा मॉडिफिकेशंस वो अभी तुरंत नहीं होंगे। कुछ कुछ मॉडिफिकेशन जिसकी ज़रूरत पड़ेगी बाद में, उसके ऊपर हम डिबेट करेंगे और वी विल टेक अप फॉर मॉडिफाइंग द स्कीम एट अ मच लेटर डेट। और जो आपने कहा ये एज लिमिट, अपर एज लिमिट 23 साल बढ़ाई गई, ये हमें ध्यान में आया है कि पिछले 2 साल से कोरोना के कारण रिक्रूटमेंट रुक गया था, तो काफ़ी लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी। तो उनको अपॉर्चुनिटी देने के लिए वन टाइम वेवर दिया गया है टू अपर एज लिमिट 23 साल किया। चलिए, ऑन दैट नोट एयर चीफ, आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की। अगर आपको कुछ और मैसेज या फिर कुछ पॉइंट कन्वे करना है तो बताइएगा, अगर कुछ मुझसे पूछने में छूट गया हो तो। मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि ये पाथ ब्रेकिंग स्कीम है और इसका पूरा सपोर्ट चाहिए, नॉट ओनली फ्रॉम द youth but from all sections of society. This is a path breaking scheme which will change the way the human resources of the armed forces will be in future. Certainly, and we look forward to that, sir. और अगले आने वाले कुछ सालों में जैसे आपने बताया कि अगर 30% तक अग्निवीर हो जाएंगे तो हमारी सेनाएं बहुत ज़्यादा टेक ओरिएंटेड और बहुत ज़्यादा युवा भी होगी। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच एयर चीफ, आपने हमसे बातचीत की और ऐसे क्रूशियल समय में जब बहुत ज़्यादा आक्रोश है कुछ सेक्शन में युवाओं के, आपने उन तक अपनी बातें और जो सेनाओं की तरफ से पॉइंट्स है वो कन्वे किया। थैंक यू सर।